रचित खंडेलवाल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मतलब आंधी पानी पार करके, वाह क्या बैकग्राउंड लगाया है, वाह सर वाह, क्या लग रहे हैं। सबसे पहले तो रचित जी आपको भी स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और चूँकि कल 16 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी है तो उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और उम्मीद करते हैं पूरा देश तरक्की करे, आप तरक्की करें, हम तरक्की करें। सर भारत, मेरा पहला सवाल जो है आपके लिए, एक तो कैसे देख रहे हैं इस स्वतंत्रता दिवस को आप, और भारत की स्वतंत्रता के ऊपर जो है, चूँकि आज महत्वपूर्ण दिन है, अगर आप कोई टिप्पणी करना चाहें तो। सर सबसे पहले आपको नमस्कार। विपुल सर को नमस्कार। आपको नमस्कार, मेरे को पैनलिस्ट उनको नमस्कार, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। और सर यूजुअली हम ये सब बातें इतनी क्लियरली कर नहीं पाते हैं, बट आज क्योंकि आपने मुझे मौका दे दिया, और आप तो जानते ही हैं जब मुझे मौका मिल जाता है तो सर देखिए, हमेशा जो एक स्माइलिंग फेस रहता है ना, उस स्माइलिंग फेस के पीछे एक बहुत बेसिक रीजन है। मतलब सब पूछते हैं, कई बार कमेंट भी आ जाते हैं, आदमी इतना खुश क्यों रहता है। सर खुश इसलिए रहता हूं क्योंकि फ्रैंकली मैं एक बहुत प्राउड इंडियन की तरह हमेशा बिहेव करता हूं। और सर इसके पीछे का एक बहुत बेसिक कारण है, आप हिस्टोरिकली भी उठा के देख लें, राम कृष्ण गौतम बुद्ध, फिर सारी की सारी सीरीज और सारी की सारी सिचुएशंस जो बनी, एक सर फीलिंग है, एक छोटी सी फीलिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि ये देश या इस देश का वास्तु या इस देश की महानता कुछ इस प्रकार है कि आप देखें, आप पहाड़ को भी पूज लेते हैं, मिट्टी को भी पूज लेते हैं, जानवर को भी पूज लेते हैं, और सब इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद आप जो एक साथ रह लेते हैं। और सर ये एक जो विश्वास है हमें इस देश पे, मतलब आपको तो पता ही है सर कि मैंने प्रैक्टिकली मोटरसाइकिल से पूरा का पूरा साउथ नापा है, पूरे का पूरा ईस्ट नापा है, हिमालय भी नाप चुका हूं। और सर इस पूरे देश में मैंने सड़कों से जो देश नापा है, एक चीज मैं कहूंगा सर, ये सोशल मीडिया कुछ भी कहता हो, हमें कहीं भी न्यूज में कुछ भी कहा जाता हो, मगर आप अगर इस देश के हैं और सामने वाला भी इस देश का ही इंसान है, वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म और किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना आता हो, अगर आप परेशानी में हैं, आप अपना जरा सा विश्वास रजिस्टर करेंगे, सर वो इंसान तत्पर बिना समय देखे और आपकी मदद करेगा। क्योंकि सर मोटरसाइकिल पर जब देश नापा ना, तो बहुत बार हम फंसे भी हैं, बहुत बार गिरे भी हैं, बहुत बार बहुत परेशानियां हुई हैं, मगर सामने किसी भी राज्य में किसी भी भाषा का आदमी हो, जब मदद के लिए एक नाम आता है ना सर, हर भारतीय खड़ा होता है। और सर ये एक विश्वास है जो मेरा अटूट है इस देश में, इस देश की पूरे इतिहास में, और इस देश के आने वाले समय में जो बरकरार रहेगा। और कहीं ना कहीं जो हम 2 दिन से बातें कर रहे थे कि वापस से जब बाहरी शक्ति हमारे देश को थोड़ा सा भी हिलाने की कोशिश कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी वापस खड़े होंगे और कुछ ना कुछ 15 तारीख को ऐसा अनाउंस जरूर करेंगे जिससे वापस ये जो मुस्कुराहट जो पिछले कुछ दिनों से थोड़ी सी धूमिल हो रही थी, वो वापस आ जाएगी और दिखेगा कि हाँ हम वापस आगे बढ़ सकेंगे। और वो होता हुआ दिखा सर, वो होता हुआ। बहुत शानदार सर, जय हिंद। बहुत शानदार बातें कही आपने, और ये वाकई में हमारा जो गौरवशाली इतिहास है वो हर समय हमें गौरवान्वित करता है, और ये जिम्मेदारी देता है कि हम सब भी कुछ ऐसा करें कि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ हम पर भी गौरव महसूस कर सकें। हमारे पूर्वजों ने हमें बहुत कुछ ऐसा दिया है जिस पर हम गौरव फील करते हैं, जिसको हम महसूस करते हैं, जिसके बारे में दुनिया चर्चा करती है। हम भी कुछ ऐसा करके जाएं कि आने वाली पीढ़ी हमको भी सम्मान के साथ याद करे। ये हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है। हर चीज़ सरकार, हर चीज़ जो है बाकियों के ऊपर जिम्मेदारी नहीं छोड़ी जा सकती। खुद हम अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे तो हमारा देश निश्चित रूप से मजबूत बनेगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। चलिए सर, आप जरा आज की थीम पर आते हैं, और आज की थीम जो है दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर तो लेने ही है, लेकिन आज जो स्पीच हुई फुल फ्रेम में लेकर के आ जाइए। आज के इसको सेगमेंट को हम अलग से भी अपलोड कर रहे हैं, और आज की जो प्रधानमंत्री की स्पीच रही उसके क्या मायने निकाले जाएं। हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको एक चीज़ बताई कि 2 बड़े इवेंट हैं। एक तो आज का इवेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो मुलाकात है पुतिन साहब के साथ, अब वो रात में क्या डेवलपमेंट होता है वो हम देखेंगे, लेकिन जो बड़े ऐलान किए गए हैं उस पर पहले बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एक बड़ा क्यू जो है वो बाजार के लिए निकल के आया है। लाल किले से पीएम के बड़े ऐलान किए गए हैं। जीएसटी में बड़े बदलाव की तैयारी की बात कही गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। उन्होंने कहा जीएसटी में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है, और इस बात को भी स्पष्ट किया गया है
कि जीएसटी में कटौती होगी, और अगर जीएसटी में कटौती होती है तो निश्चित रूप से सामान सस्ते होंगे। दिवाली से पहले ये जीएसटी में कटौती होगी, तो ये एक तो सबसे पहली बात कि ये जो कंजम्पशन स्टोरी है उसको बढ़ावा देने की कोशिश यहाँ स्पष्ट रूप से करने की कोशिश। पहले 50 बेसिस पॉइंट की कटौती आरबीआई की तरफ से, फेस्टिव सीजन में डिमांड बनी रहे उसके लिए जीएसटी की कटौती एक बड़ा बूस्ट जो है वो साबित हो सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय जो है, हम एक एक पर डिटेल में चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ। ऊर्जा आत्मनिर्भरता को लेकर के बात की गई है कि देश की जरूरत है परमाणु ऊर्जा क्षमता 2047 तक 10 गुना बढ़ाने की बात की गई है। इसके अलावा सोलर एनर्जी को लेकर के जो है बातचीत की गई, और किस तरीके से भारत ने जो है क्लीन एनर्जी में जो है जो टारगेट था उसको 5 साल पहले पूरा किया गया, इसकी बात की गई। तीसरा महत्वपूर्ण सेक्टर, जी हाँ, वो है सेमीकंडक्टर को लेके। साल के अंत तक मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप जो है वो शुरू हो जाएगी। इसको लेकर के प्रधानमंत्री का लाल किले से ऐलान किया गया। तो जो कंपनियां इसको लेकर के कामकाज कर रही हैं वो निश्चित रूप से फोकस में रहेंगी। सोमवार के बाजार में डिफेंस को लेकर काफ़ी सारी बातें की गई। एक लंबी चौड़ी बात पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर की गई, और साथ ही जो खासतौर से इंडिजियस इक्विपमेंट है उसके लिए बातचीत की गई है। लड़ाकू विमानों के लिए स्वदेशी इंजन जरूरी है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच में कहा है। आज बहुत सारे लोग डिफेंस के ऊपर सवाल कर रहे हैं, तो इसका भी उत्तर जो है अभी इस चर्चा में मिल जाएगा। ये इसके अलावा देश के महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा कवच मुहैया कराया जाएगा, चाहे जितने भी इंपॉर्टेंट जगह हैं देश के अंदर। सुदर्शन चक्र मिशन जो है, इस नाम से जो है ये जो है पूरी व्यवस्था जो है लागू की जाएगी। 10 साल का समय दिया गया है, लेकिन इससे जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उन पर भी हमारा फोकस रहेगा। देश के लिए तो अच्छा ही है, जो शेयर बाजार में पैसे लगा रहे हैं उनके लिए भी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिस पर कि एक एक करके एक एक चीज़ों पे जो है हम बातचीत करेंगे। एक बात की गई है, प्रधानमंत्री ने लोगों से खाद्य तेल की खपत 10% तक घटाने की बात कही है। इसके क्या मायने हैं, अनुज जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझेंगे। लेकिन आज के भाषण में डिफेंस, पावर और कंजम्पशन सेक्टर पर जोर रहा है। पहले एक एक छोटे छोटे कमेंट आप दोनों से कि आखिर में इस स्पीच के मायने हैं क्या। पहले रचित जी जरा बताइए, आप कैसे देख रहे हैं आज की इस स्पीच को, और ये जो प्रमुख सेक्टर पे फोकस किया गया। सर देखिए, आज की एक स्पीच से प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें एक और चीज से राहत दे दी है। जो हमारे दर्शक, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो डिफेंस को लेके कुछ दिनों से बड़े कंफ्यूजन में थे कि क्या डिफेंस में हमें बने भी रहना चाहिए या डिफेंस से निकल जाना चाहिए। सर, डिफेंस इज हियर टू स्टे। और प्रैक्टिकली देखिए, जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है, डिफेंस में अब जिस तरीके का गवर्नमेंट का हिस्टोरिकली भी हमने देखा है बहुत कीन इंटरेस्ट रहा है, अब वो थोड़ा सा और आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ कुछ पॉइंट्स जो हमारे कहीं कहीं जगह जो हमारी वीकनेस थी उस पे भी अब जो सरकार है वो काम करती हुई आपको नजर आएगी। और सर, मैं हमेशा से एक चीज कह रहा था, क्रायोटेक इंजन हमारी एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। एचएएल हमारे अच्छे लाइट हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट तो बना ही रहा है, बट जब तक हमारे पास खुद का एक जेट इंजन नहीं आ जाता तब तक हमें परेशानी रहेगी। मोदी जी ने उसके बारे में भी कह दिया। उसके साथ साथ आप देखें जिस तरीके के चिपसेट सर लास्ट वीक में, मतलब इसी वीक में अनाउंसमेंट भी आया था, कुछ 4600 करोड़ एलोकेट किए थे चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उसी चीज को आगे बढ़ते हुए जिस तरीके से मोदी जी ने कहा, आप देखें वो भी एक क्लियर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अगर आप डिजिटल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अगर आप डिफेंस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अगर आप मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, आपके लिए चिप एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा भी था कि ताइवान की तरफ से जब चिपसेट की प्रॉब्लम हुई थी तब हमारा कुछ कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमने प्रॉब्लम देखी थी, वो भी अब हम खुद ही बनाएंगे। और सर, इस टैरिफ ने, इस इंटरनेशनल मार्केट ने और इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ने अब हमको इस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया है कि जो 146 करोड़ की जनता है ये खुद ही के लिए सामान बनाएगी, खुद ही उसको खपाएगी और अपनी इकोनॉमी को ग्रो करेगी। हम बिल्कुल आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। नौकरियों के लिए भी उन्होंने बोला, जो कि कहीं ना कहीं एक नॉर्मल जनरल मार्केट में लिक्विडिटी इंफ्यूज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो ओवरऑल बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा ये पूरा का पूरा अनाउंसमेंट रहा। और हो सकता है मार्केट मंडे को किस तरीके से रिएक्ट करे, वो आपकी ट्रम्प साहब की मीटिंग भी एक हो सकती है। बट वैसे मार्केट अब कहीं ना कहीं जो अपना बॉटम खोज रहा था,
आने वाले समय में अब वापस से नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है सर। इस पर अलग अलग इंडिविजुअल शेयर पे भी अलग अलग सेक्टर जो हैं उस पर बातचीत करते हैं आपसे, लेकिन इसी पर एक टिप्पणी अनुसर की। अनुसर, ये जो महत्वपूर्ण बातें कही गई आप कैसे पढ़ पाए, आप कैसे देख पाए जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज आत्मनिर्भरता पर, चाहे वो पावर सेक्टर हो, डिफेंस हो, कंजम्पशन स्टोरी हो, इस पर जो है जोर दिया है? देखिए, अभी जो आरबीआई की मीटिंग हुई थी रेपो रेट को लेकर, उन्होंने क्लियर कहा था कि अभी तो वो स्टेबल रख रहे हैं, बट उनका टारगेट ये है कि जो आने वाले फेस्टिवल सीजन है उसमें वो देखना चाहेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि जो ये फेस्टिवल सीजन है यहाँ पर जो भारत की क्रेडिट ग्रोथ है वो यहाँ पर इंक्रीज हो सकती है। तो डेफिनेटली आज मोदी जी ने भी बिल्कुल यही सेम बात बोली लाल किले के प्राचीर से कि वो फेस्टिवल सीजन में कुछ ना कुछ तोहफा देते हुए नजर आएंगे। अगर आप देखेंगे तो जीएसटी कलेक्शन भारत का बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले, इस साल करीबन 7.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं जीएसटी के फ्रंट पे, क्रेडिट ग्रोथ के फ्रंट पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसकी वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो आत्मनिर्भर का हम सवाल जो हमारे माइंड में हमेशा रहता है वो यहाँ पर अब फुलफिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन उन्होंने अभी खाद्य तेलों के बारे में बात किया, जहां पर हमारा जो मिशन है ऑयल मिशन, वो करीबन ये है कि 2030 तक हमें आत्मनिर्भर बनना है ऑयल मिशन पे, जो कि हम जल्दी ही पूरा करते हुए नजर आएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल सेक्टर में उन्होंने कहीं ना कहीं जीएसटी के फ्रंट पर काफी अच्छी भूमिका बांधी है, साथ में डिफेंस सेक्टर में काफी अच्छी भूमिका बांधी है। इवन उन्होंने एफएमसीजी के माध्यम से भी ये कहने की कोशिश करी है कि अब हम आत्मनिर्भर बनते हुए नजर आएंगे, जहां पर हम इंपोर्ट पे कम जो है डिपेंड रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल उन्होंने एक नटशेल में पूरी इकोनॉमी को ग्रो करने की बात करी है, जो कि उनका टारगेट 2047 को लेकर है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो स्पीच थी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक इंडिकेशन है कि वो दिन दूर नहीं जब भारत जो है 2047 से पहले ही डेवलप्ड कंट्री बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक सर। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं आज तक मेरा सवाल नहीं लिया, आज ले लिया जाएगा सर, निश्चिंत रहिए। लेकिन आप अनुसार एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपकी निगाहें कमोडिटी बाजार पे काफ़ी ज़्यादा रहती हैं, कि ये जो एडिबल ऑयल को लेकर के बात की गई और कंजम्पशन घटाने की बात की गई है, इसके पीछे क्या संदेश छिपा हुआ है, और अभी सिचुएशन एडिबल ऑयल को लेकर के देश में है क्या? देखिए, दो तेल हैं जिसको हम इंपोर्ट करते हैं, एक तो पेट्रोल है और एक खाने का तेल है। तो दोनों ही जो है एनर्जी के सोर्सेज हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ध्यान है, लास्ट टाइम भी मोदी जी ने बोला था कि अगर हर आदमी अपने खाने में से 10% या 10 ग्राम ऑयल जो है कम कर दे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पार्ट जो है वो ऑयल का बचता है। तो उनका टारगेट सीधा से ये है कि जो अभी हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं वो इंपोर्ट कम करना पड़े, जितना हम यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं उतने के अंदर ही यहाँ पर हम करते हुए दिखाई दे। हालांकि हमने देखा है कि पाम ऑयल मिशन भी सरकार ने लॉन्च किया है और हम धीरे धीरे पाम का यहाँ पे प्रोडक्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो सरकार का मोटिव है कि क्योंकि हम देखिए पल्सिस के ऊपर आत्मनिर्भर बन चुके हैं, बट अभी एडिबल ऑयल के जो तिलहन है उसके ऊपर अभी हम आत्मनिर्भर नहीं बने हैं। उनका टारगेट है कि 2030 तक हमको आत्मनिर्भर बनना है। तो ये 2030 तक आत्मनिर्भर बनने के लिए स्टेप है कि अगर हम ऑयल की कंजम्पशन को कम करते हैं तो डेफिनेटली जो डिमांड है वो कम होगी, और हो सकता है कि उसकी वजह से हमको इंपोर्ट भी कम करना पड़े, जिससे कि हमारी जो आत्मनिर्भरता है वो 2030 तक अचीव होती हुई दिखाई दे। तो उनका बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि हमको 2030 तक हर हालत में एडिबल ऑयल के ऊपर आत्मनिर्भर बनना है, जिससे कि हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो कम होती हुई दिखाई दे। ठीक। अब जरा एक एक सेक्टर पे, चूंकि सेगमेंट को हम अलग से लाएंगे और लोगों का फोकस शेयरों पे ज़्यादा रहता है और वो एट द एंड ऑफ द डे यही जानना चाहते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें तो आप लोगों ने बहुत अच्छी बोली, शेयर पे बताइए करना क्या है। तो शुरुआत सर डिफेंस पे ही करना चाहते हैं। डिफेंस पे बहुत लोगों की टिप्पणियाँ आपने भी पढ़ करके बताई किस तरीके से लोगों की टिप्पणियाँ रहती हैं। आज भी हम देख रहे थे कि बहुत सारे सवाल भी थे, जीआरएससी है, एचएल है, और भी बहुत सारे सवाल थे। अभी बातचीत में मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस भी हो गई मुझसे, लेकिन डिफेंस को लेकर के लगातार, ये पहला नहीं है, इससे पहले 67,000 करोड़ के ऑर्डर मिले, उससे पहले भी लोकसभा में जब स्पीच थी प्रधानमंत्री की तब भी इस पर बातचीत हुई। तो जो लोग कह रहे थे कि नहीं बहुत महंगा हो गया है और अब ये मतलब थोड़ा सा इसको अब यहाँ पे लिक्विडिटी की कमी हो जाएगी, अब लंबे समय तक परफॉर्म नहीं करेंगे, ये जो प्रधानमंत्री की तरफ से बार बार इसका जिक्र हो रहा है, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये अभी कुछ दिन के लिए आउट ऑफ फोकस हो जाएंगे? क्योंकि बातचीत तो ऐसे हो रही है कि मुझे लगता है कि अभी ये लोग, ये जो सेक्टर है वो अभी रहेगा, ट्रेंड में रहेगा। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी रचित जी? अच्छा, सॉरी सर, देखिए, मैं इसमें एक चीज ऐड करता हूं सर। अभी तक हम ऑर्डर बुक की बात कर रहे थे, अभी तक हम बात कर रहे थे ऑर्डर्स आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट गवर्नमेंट का ना एक क्लियर स्टेटमेंट है, क्लियर कंसेंसस है कि डिफेंस और इंडियन डिफेंस, इंडिजिनियस डिफेंस को बहुत ज्यादा ये एम्फेसिस ले कर रहे हैं।
इसमें अब सब एक चीज और होती हुई आपको दिखेगी। अभी तक हम ऑर्डर्स की जो बात कर रहे थे ना, ऑर्डर बुक इन्फ्लेट हो रहा है। अब ये कंपनियां कहीं ना कहीं कैपेक्स की ओर भी जाने की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि आप देखें जिस तरीके की कुछ कुछ कंपनियों के ऑर्डर बुक हो गए हैं, 8 से 10 साल तक के उनके पास ऑर्डर्स आ गए हैं। और सर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से हमें एक्सपोर्ट्स के लिए भी ऑर्डर्स अब धीरे धीरे आते हुए दिख रहे हैं, मैं समझता हूं अब कैपेक्स होने जाना है। और जैसे ही आप कैपेक्स होते देखेंगे, और ये कैपेक्स से जब इनकी पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एनहांस होगी, आपको और मल्टीफोल्ड ग्रोथ दिखेगा। मेरी समझ से डिफेंस अगर राइट अवे आपको परफॉर्म नहीं भी करता हुआ दिख रहा हो, बट चिंता की कोई बात नहीं है। आपने अगर इंडिया के किसी भी क्वालिटी डिफेंस में इन्वेस्ट कर रखा है, हम ग्लोबल मार्केट लीडर बनने के कुछ सालों की दूरी में हैं। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स हमारे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत लो कॉस्ट हैं, और आगे आने वाले समय में ये डिफेंस के स्टॉक आपको इन वैल्यूएशंस पे जो महंगे लग रहे हैं, आने वाले समय में मल्टी बैगर बनते हुए दिख सकते हैं। तो डिफेंस में अब जो सरकार का और हमारा पूरा का पूरा फोकस है, वो आगे बढ़ते हुए आपको दिख सकता है। आपके पसंदीदा डिफेंस के स्टॉक्स पे हम लोग कई बार बातचीत कर चुके हैं। बहुत सारे लोग, आज छुट्टी का दिन है, नए लोग भी जुड़े होंगे, तो मैं चाहूँगा डिफेंस पे आपके पसंदीदा शेयर कौन है, क्या राय है आपकी, वो बताइए। और अनुज सर, डिफेंस पे आप भी अपना तैयार रखिए, मैं आप इसके बाद फिर आपके पास आ रहा हूँ सर। जी सर, सर आपके साथ शो कर रहा हूं, आप सामने बैठे हैं, और अब तो मतलब अनुज सर भी जानते होंगे कि अगर उन्होंने कभी हमारा शो देखा हो कि क्या आने वाला है। अमिताभ बच्चन के सामने बैठ अरे के प्रभु, अमिताभ बच्चन की अगर बात करें, तो सर एचएएल ऑल टाइम फेवरेट है। हर लोअर लो पे एचएएल को आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं, और जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि अब हम जेट इंजन बनाने वाले हैं। सर जेट इंजन बनते ही जो एक थोड़ी सी आपने कभी अगर एचएएल के रिजल्ट्स में प्रॉब्लम देखी हो, उसका कई बार कारण ये भी रहा था कि हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में कुछ ग्लिच आया, या कहीं से इंजन जो आने थे वो नहीं टाइम लिया पाए। एक बार जेट इंजन आप बनाने लग गए, हमारी जो थोड़ी सी फॉरेन डिपेंडेंसी है ऑन आर एरियल डिफेंस सिस्टम, बहुत हद तक खत्म आ जाएगी। और यही एचएएल आपको बहुत अच्छे लेवल्स पे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ बीईएल पे अगर हम नजर डालें, वो ऑल टाइम फेवरेट है। 305 रुपए से उसकी हम बातें किए जा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा लगता है। और सर डिफेंस में आप चाहे नेवल शिप बनाए, चाहे आर्मी के इक्विपमेंट्स बनाए, चाहे एयरफोर्स, मिश्र धातु निगम मिधानी, इसका मेटल जाएगा ही जाएगा। तो ये 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छे से आउट परफॉर्म करेंगे। वैसे अगर आप बोले तो जितने हमारी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, चाहे वो एस्ट्रा माइक्रो हो, अपोलो माइक्रो सिस्टम, आइडिया फोर्ज, ये भी सही लेवल्स पे सही इन्वेस्टमेंट करने के लिए होंगे। क्योंकि अब हम सिर्फ एक पर्टिकुलर डिफेंस टेक्नोलॉजी नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। चाहे नेवल हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, या ड्रोन मैकेनिज्म, सब हमारे सही तरीके से काम कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न्स देने का दमखम रखते हैं। चलिए, तो डिफेंस स्टॉक्स में 3 स्टॉक्स जो आपने बताए हैं, जो आपके सबसे पसंदीदा है एचएएल, बीएल और मिधानी, इनमें जो है खरीदारी करने की सलाह जो है रचित जी की तरफ से दी गई है। थोड़ी देर पे स्क्रीन पर उनके नाम भी आ जाएंगे। लेकिन अनुज सर, अब आपके पास आएंगे। डिफेंस पर पीएम की स्पीच के बाद आपको डिफेंस सेक्टर कैसा लग रहा है करंट लेवल पे, और आपके पसंदीदा कोई शेयर हैं सर? देखिए, डिफेंस सेक्टर जो एक ऐसा सेक्टर है जो कि पिछले करीबन अगर आप देखेंगे तो 3 से 4 सालों में काफी अच्छा रनअप दिया है। इनफैक्ट ये साल थोड़ा सा स्टेबल हुआ है, मगर अभी भी इसने मोमेंटम नहीं खोया है। क्योंकि डिफेंस सेक्टर अगर आप देखेंगे तो जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद से हमने देखा कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मोमेंटम मुझे लगता है कि यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया। एक बात और यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप डिफेंस सेक्टर की बात करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में जो है, पूरे वर्ल्ड में ही अब कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर को स्ट्रांग करने की बात की गई। चाहे कोई भी इकोनॉमी हो, सभी अपने डिफेंस सेक्टर को स्ट्रांग करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अब उनको ये लग गया है कि जो अभी अनसर्टेनिटी का माहौल चल रहा है, ऐसे में डिफेंस सेक्टर को स्ट्रांग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो डिफेंस सेक्टर की जो डिमांड है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत बड़ा कॉर्पस जो है डिफेंस सेक्टर में लगता हुआ दिखाई दे रहा है सभी इकोनॉमीज की तरफ से। तो डेफिनेटली इंडिया भी यहाँ पे काफी अच्छा ग्रो करता हुआ दिख रहा है। हमने रिसेंटली देखा है बीईएल, बीएचईएल, कोचिन शिपयार्ड, मिधानी, इन सभी के अंदर काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर और जो फंड है वो आपको इन्हीं डिफेंस सेक्टर में आता हुआ दिखाई देगा। डेफिनेटली एक जो वीक पॉइंट हमारा रहा है वो है कि जेट इंजन को अभी अब तक हम नहीं बना पाए सक्सेसफुली, बट मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीनों में
कहीं ना कहीं हम उस लेवल पर आ जाएंगे जहां पर हम खुद अपना प्रोडक्शन करते हुए नजर आएंगे। सिर्फ एक चीज है जो कि जेट इंजन को लेके, जो कि हम अभी तक नहीं बना पा रहे। मुझे लगता है अगर हम ये बना लेते हैं तो हमारी जो डिपेंडेंसी है वो फिर फॉरेन ट्रेड पे कम होती हुई नजर आएगी, जिससे कि हमारी जो इंटरनल स्ट्रांगनेस है वो इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। तो मुझे लगता है कि अगर हम इसमें से 3 स्टॉक्स को चुने तो डेफिनेटली एक मिधानी रहेगा जहां पर पूरा मेटल इनका यूज होने वाला है। उसके साथ साथ कोचिन शिपयार्ड, एचएएल और एक बीईएल, ये 4 स्टॉक मुझे लगते हैं कि डिफेंस सेक्टर में काफी अच्छा आउट परफॉर्म कर सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड, मिधानी, और आपने एक बीएल बोला है सर, और एक एचएल। एचएएल, यस। ठीक है, तो ये 4 शेयर जो है अनुज गुप्ता जी के पसंदीदा शेयर हैं। रचित खंडेलवाल जी की पसंद जो है वो एचएल, बीएल, मिधानी है। चलिए ठीक है, तो ये जो है डिफेंस को लेकर बातचीत हो गई। अब आते हैं दूसरे पावर को लेकर के, काफ़ी सारी बातें कही गई। क्लीन एनर्जी में हमने कहा गया कि हमने जो अपना टारगेट था वो 5 साल पहले 2030 का टारगेट 2025 में पूरा कर लिया। आगे को लेकर के परमाणु ऊर्जा पर फोकस रहेगा, रिन्यूएबल एनर्जी पे लगातार फोकस है, सोलर का जिक्र किया गया। सर, इन सब के बीच में रचित जी आपकी टिप्पणी क्या है, छोटी सी? और अगर फोकस करना हो पावर पे तो जो परंपरागत शेयर रहे हैं उन पर भी फोकस रखना चाहिए या रिन्यूएबल पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए? और अभी यहाँ से अगर 3-4 शेयर निकालने हो तो वो कौन से होंगे? सर देखिए, पावर कुछ दिनों से बिना पावर के बैठा हुआ था और मैं समझता हूं सरकार के इस अनाउंसमेंट के बाद वापस से एक री रेटिंग, एक रिकंसिडरेशन की मुहिम पावर में आपको चलती हुई दिख सकती है। और सर अब जैसा कि हमने डिफेंस के लिए कहा था आपको कि डिफेंस सिर्फ एक पर्टिकुलर विंग की हम बात नहीं कर सकते, हम सिर्फ एयरफोर्स, नेवी या आर्मी की बात नहीं कर सकते, वैसे ही जब हम पावर सेक्टर की बात करते हैं और जिस तरीके का डाइवर्सिफिकेशन हमारी कंट्री में है, जो बेनिफिट हमको मिलता है, चाहे विंड हो, सोलर हो, न्यूक्लियर हो, थर्मल हो, हाइड्रो हो, यू नेम इट, वी हैव इट। इस डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट गवर्नमेंट भी उठाएगी और मैं समझता हूं आपको पावर सेक्टर में भी आता हुआ दिखेगा। और पावर में अब धीरे धीरे आपको पावर आता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। सर, पावर की बात हो और कुछ हमारे चहेते जो नन्हे मुन्ने हैं जिनको हम बहुत टाइप से सभी दर्शकों को सुझा रहे हैं, तो वही उन्हीं नन्हे मुन्नों के साथ सर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। एक सर टाटा पावर ऑल टाइम फेवरेट है। इसका मतलब मैं समझता हूं अंडर परफॉर्मेंस अब आपको खत्म होता हुआ दिख सकता है। एक जिसपे हम बातें करते रहते हैं, मतलब अनुज सर को नहीं उसका थोड़ा सा आइडिया होगा क्योंकि उनके साथ इतने रेगुलर शोज हुए नहीं, बट एक हमारा शनि वाला सुजुलॉन, उस पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग एक फोकस है। और उसके साथ साथ सर बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म करता हुआ आया है एक हमारा स्टॉक एनटीपीसी। एनटीपीसी पे भी अब हमारी खासा नजर हमें रखनी चाहिए क्योंकि जहां न्यूक्लियर की बात आती है ना, वहां पे अब ये एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग प्ले बनता हुआ आ रहा है। तो वैसे ओवरऑल पावर में हम स्टॉक पिकिंग तो करेंगे ही करेंगे, बट एट द वेरी फेस ऑफ इट ये 3 स्टॉक्स मैं समझता हूं इनको कुछ कुछ लेवल्स पे अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता है। जी ठीक है सर, तो अभी आपने 3 बोले ना, टाटा पावर, सुजलॉन, एनटीपीसी, ये 3 है ना सर? जी बिल्कुल सर। चलिए, तो ये बात पावर सेक्टर को लेकर निकल के आ रही। सेम सवाल अनुज जी की तरफ से अनुज जी के ऊपर पूछा जाएगा। अनुज जी, आपके पसंदीदा शेयर पावर सेक्टर में और पावर से आपकी एक्सपेक्टेशन? देखिए, सुजलॉन मेरा भी फेवरेट है, क्योंकि सुजलॉन में हमने काफी अच्छी ग्रोथ आते हुए देखी है और रिन्यूएबल एनर्जी में और ग्रीन एनर्जी में काफी ये पार्टिसिपेट करता है। तो मुझे लगता है कि सुजलॉन एनर्जी के अंदर काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें एनटीपीसी डेफिनेटली एक पीएसयू स्टॉक है और हम पहले भी पीएसयू की बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पिछले काफी अच्छे कुछ दिनों से एक अच्छी रैली यहाँ पर एनटीपीसी में बनती हुई नजर आई है। मुझे लगता है कि एनटीपीसी के अंदर आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको 20 से 25% की रिटर्न आने वाले 3 से 4 महीनों में देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कोल इंडिया की, तो कोल इंडिया के अंदर भी एक साइडवेज ट्रेंड हम यहाँ पे देख रहे हैं, बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर इसके अंदर एक काफी अच्छा मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो कोल इंडिया भी मैं यहाँ पे शामिल करना चाहूंगा। एक बार फिर से सर नाम रिपीट कर देंगे अगर आप? सुजलॉन एक तो आपने बोला, सुजलॉन, एनटीपीसी, कोल इंडिया। एनटीपीसी, कोल इंडिया, चलिए ठीक है। ये बात हो गई यहाँ पर। अब आते हैं आज के आखिरी जो जिस पर बातचीत हुई है सेगमेंट, 2 सेगमेंट हालांकि बाकी है। एक तो सर अगर बात करें कंजम्पशन स्टोरी की, बड़ी लंबी लिस्ट है क्योंकि इसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल भी है, एफएमसीजी भी, सब कुछ है। लेकिन अगर 2-3 पिक करने हो तो क्योंकि तो आपके पसंदीदा शेयर कौन से होंगे? क्यों आप इनको चुन रहे हैं?
कंज्यूमर ड्यूरेबल में हमने देखा कि इस बार एसी कप थोड़े बिके, परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी नहीं रही, रिजल्ट वोल्टास वगैरह के खराब रहे, लेकिन एफएमसीजी की स्टोरी क्या वापस आ रही है? बाकी और कौन से सेक्टर हैं, क्योंकि फेस्टिव सीजन है, विशाल मेगा मार्ट भी जैसे शेयर भी कंजम्पशन स्टोरी का हिस्सा है। तो रचित सर, आपसे आपकी पसंदीदा कंजम्पशन स्टोरी पे कहाँ फोकस करेंगे, अगर 2-3 जगहों पे फोकस करना हो तो? सर इससे पहले मैं 15 सेकंड ले लेता हूं और मैं सबको एक चीज बताना चाहूंगा। एक्चुअली आई एम आउट ऑफ टाउन। हाँ, और आप पूरा ब्लू ब्लू हो गए। हाँ मतलब मैं एक्चुअली बहुत देर से परेशानी और बहुत देर से जैसे ही अनुज सर आते ना तो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं स्टूडियो में नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि ये तिरंगा जो मैंने लगाया उसके बाद ये नीला रंग मेरे ऊपर कहाँ से आ गया, तो आई एम सो सॉरी। और सर मतलब आपने जैसा जिस तरीके से ओपनिंग स्पीच दी ना, तो मतलब रंग वो में ढल गए मतलब हैं आप तो। हाँ, रंग में ढल गए हैं, तिरंगे के रंग में ढल गए हैं। वही वही वही। और ओपनिंग स्पीच के बाद, क्योंकि क्रिकेट में भी आपका रुझान काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो मैन इन ब्लू वाली बात जो है ना, वो फेस इन ब्लू हो गया है पूरा, तो वो वही वाली बात है सर। बाकी ठीक है, राष्ट्रभक्ति आपकी पूरी तरह झलक रही है। यस सर, कंटिन्यू कीजिए आप। सर देखिए, मैं समझता हूँ आपको कंजम्पशन स्टोरी की जब हम बात करते हैं ना, कंजम्पशन पे एक क्लियर केस है सर। कंजम्पशन में अभी आपने अंडर परफॉर्मेंस देखा है और उसके पीछे एक फैक्टर ये भी रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे जो अर्बन कंजम्पशन है, जो अर्बन में हमने देखा है कि कहीं कहीं क्रेडिट कार्ड और लोन्स के डिफॉल्ट भी हमने होते हुए देखे हैं, वो कहीं ना कहीं सर आपको बॉटम आउट होता हुआ दिख सकता है अगर ये जो स्कीम्स जिनका ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं ये प्रॉपरली अगर इन प्लेस आ जाती हैं, तो मैं समझता हूं आने वाले 1-2 क्वार्टर में आपको कंजम्पशन स्टोरी भी बॉटम आउट होती हुई दिख सकती है। रूरल कंजम्पशन और देखिए रेंज के कारण आपको अच्छा होता हुआ दिखेगा ही आने वाले समय में। और फिर सर हम पूरा का पूरा एक फेस्टिव सीजन को अप्रोच कर रहे हैं, तो अब कंजम्पशन के लिए स्टॉक्स में जो आपका एक ट्रेंड है वो अब चेंज होता हुआ दिख सकता है। और इन कमिंग क्वार्टर्स मतलब सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मैं समझता हूं आपको कंजम्पशन के नंबर्स बहुत अच्छे आते हुए दिखेंगे। कंजम्पशन की हम जब बात करें सर, तो कंजम्पशन की लिस्ट थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, क्योंकि जितना का पूरा एक जो इकोसिस्टम क्रिएट किया जा रहा है ये कंजम्पशन बूस्ट के लिए ही है। कंजम्पशन में अगर आप देखें, एचयूएल बहुत अच्छा लगता है, आईटीसी बहुत अच्छा लगता है, डाबर बहुत अच्छा लगता है, मैरिको बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ साथ सर हम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की तरफ अगर चले जाते हैं तो वोल्टास, हेवल्स, वर्लपूल और आपका वी मार्ट रिटेल जिसकी हम बात करते हैं जो हिंदी हार्टलैंड में बहुत चलता है, विशाल मेगा मार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट। मतलब मैं एक चीज कहना चाहूंगा सर, मैं अपनी किटी को इस पे थोड़ा सा इसलिए बड़ा बनाना चाह रहा हूं इन कंपैरिजन विथ डिफेंस या पावर, क्योंकि सर कंजम्पशन का ओवरऑल बूस्ट आएगा ना, तो कंजम्पशन के जो हमारे एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल के जो स्टॉक्स हैं जो अंडर परफॉर्मेंस करते हुए दिखे हैं वो वापस से रिवाइव करेंगे। बट सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में हम उन पे एक अच्छा मूवमेंट आने वाले समय में देख सकते हैं। चलिए, तो एचयूएल, उसमें 1-2 शेयर मुझसे मिस हो गए होंगे, कोई बात नहीं, इतने ही खरीद लीजिए, बहुत है। एचयूएल, आईटीसी, डाबर, मैरिको, वोल्टास, हैवेल्स, वी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट, ये इस तरह के जो शेयर्स हैं वो जो है रचित जी को पसंद आ रहे हैं। 1-2 नाम शायद मुझसे मिस हो गए, लेकिन चलते हैं अनुज जी के पास, और अब बिल्कुल आखिरी हिस्से में इस सेगमेंट के हम पहुँच चुके हैं। अनुज सर, आपकी टिप्पणी क्या होगी इस थीम को लेकर के, और ये कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए, प्रधानमंत्री साहब की जो स्पीच थी उसमें क्लियर था कि जो आने वाले 3 महीने हैं फेस्टिवल में, इसमें आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, कंज्यूमर गुड्स में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि ये जो 3 महीने हैं, यहाँ पर आरबीआई का भी फोकस है कि किस तरीके से रिलैक्सेशन दिया जाए। उन्होंने क्लियर बोला है कि जीएसटी के फ्रंट पर जो छोटे दुकानदार है, जो छोटी चीजें हैं, जो छोटी कंपनीज है, सबको यहाँ पर बेनिफिट आता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो एफएमसी प्लेयर्स हैं वो इनको यहाँ पे काफी अच्छा बेनिफिट आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि 3 स्टॉक जो मेरे रडार पे रहेंगे, इसमें एक तो विशाल मेगा मार्ट रहेगा जो कि पिछले काफी दिनों से एक पॉजिटिव मोमेंटम में चल रहा है, उसके साथ साथ डाबर रहेगा और तीसरा आईटीसी। तो ये 3 स्टॉक मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी रनअप दिखा सकते हैं। और हमने देखा है कि इन तीनों स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन पैटर्न चल रहा है और प्राइस धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो विशाल मेगा मार्ट, आईटीसी और डाबर, ये 3 स्टॉक मेरे रडार पे रहेंगे आने वाले 3 महीनों के लिए। आने वाले 3 महीनों के लिए, तो 3 महीने के लिए निवेश करने की सलाह है। विशाल मेगा मार्ट, डाबर, आईटीसी, ये हो गए कंजम्पशन की स्टोरी। हमारी बातचीत आगे हम लोग करते रहेंगे मंडे टू फ्राइडे, लेकिन एक सर रह गया, वो मैं चाहूँगा कि अगर अनुज सर ट्रैक करते हो तो बोले, नहीं तो फिर रचित जी से ही बता दें। सर, ये जो अभी बात की गई ना कि सेमीकंडक्टर को लेकर के, अब सेमीकंडक्टर में बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं, वेदांता जैसी कंपनी भी उतर गई है, अभी गवर्नमेंट की तरफ से
कई सारे नए प्रोजेक्ट को 2 दिन पहले हम लोगों ने खबर दिखाई थी खबरों के खेल में। आपका फोकस होगा कहाँ, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता अभी कि नए नए प्लेयर्स कौन कौन से आ रहे हैं। कोई नज़र में है 1-2 कंपनियां जिस पर आपका ज़्यादा फोकस होगा? देखिए चिपसेट में सर अभी ये एक नया पूरा आपका डेवलपमेंट आता हुआ दिखेगा। और सर इसमें कुछ कुछ कंपनीज हैं जिनके बारे में I'm pretty sure दर्शकों को भी पता होगा। डिक्सन टेक्नोलॉजीज सर, ये चिपसेट में एक अच्छा नाम है। उसके साथ साथ सर एक और अंडरडॉग, और अंडरडॉग मैं क्यों बोलूंगा, यूजुअली हमने इसकी बहुत ज्यादा बातें नहीं करी है। मॉसचिप टेक्नोलॉजीज सर, ये एक ऐसा अंडरडॉग है जो आपको चिपसेट पे अच्छा काम करता हुआ दिख सकता है। और उसके साथ साथ हमारा ऑल टाइम फेवरेट और बहुत दिनों से अंडर परफॉर्म करता हुआ टाटा एलेक्सी, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पे हमारी स्पेशल नजर होनी चाहिए। डिक्सन 2 आउट परफॉर्म करता हुआ आया है, बट आने वाले समय में भी थोड़ा सा वैल्यूएशन जस्टिफिकेशन के बाद डिक्सन टेक्नोलॉजीज भी वापस आपको अप्रूव करता हुआ दिखेगा। तो ये कुछ स्टॉक्स होंगे जिनमें हमें नजर रखनी चाहिए। एक तो डिक्सन, एक आपने बोला मॉसचिप, और तीसरी कंपनी कौन सी बताई सर आपने? टाटा एलेक्सी। सॉरी, टाटा टाटा एलेक्सी। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर इस पर आप लोग नज़र रखिए, इन 3 कंपनियों के ऊपर। टिप्पणी आप करना चाहेंगे अनुज सर, आप आपकी तरफ से कोई टिप्पणी? देखिए मैंने जो स्टॉक डिफेंस में बताया था बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वो अभी भी इसमें टॉप परफॉर्मेंस में रहेगा। मुझे लगता है कि चिप मेकिंग में, क्योंकि देखिए इंडिया के लिए चिप मेकिंग भी एक बड़ा जो है चैलेंज रहा है। हमने देखा कोविड के टाइम पे जो चिप मेकिंग था वो काफी डिले हुआ था। तो कहीं ना कहीं भारत को अब यहाँ पर भी एक फोकस करने की जरूरत है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कई नई कंपनीज यहाँ पर आई है। वेदांता ने अभी जस्ट स्टार्ट किया है। ऐसे आप देखेंगे एचसीएल टेक ऑलरेडी यहाँ पर है। तो बीईएल और एचसीएल टेक, मुझे लगता है कि 2 कंपनी जो है ये यहाँ पर रहेंगी। तीसरा डेफिनेटली डिक्सन टेक्नोलॉजी तो यहाँ पर है ही ऑलरेडी। तो मुझे लगता है कि बीईएल, एचसीएल टेक और डिक्सन टेक्नोलॉजी, 3 स्टॉक मुझे लगता है कि सेमीकंडक्टर लाइन में रडार पे रखने चाहिए। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। डिक्सन टेक्नोलॉजी दोनों लोगों के लिए कॉमन हो गया है। बीएल और एचसीएल टेक अनुज जी की अलग पसंद है। टाटा एलेक्सी, मॉसचिप जो है वो सेमीकंडक्टर के सेक्टर में पसंद आ रहे हैं यहाँ पर रचित जी को। एक एक करके जरा अब जरा फुल फ्रेम में या फिर विंडो में जरा दिखा दीजिए कि कौन कौन से लोगों को कौन कौन सी चीज़ें पसंद आ रही है, जरा ग्राफिक्स के माध्यम से, ताकि इस सेगमेंट को जब हम समाप्त करें तो लोगों को काफ़ी हद तक जो है वो एक राय जो है यहाँ पर स्पष्ट होती हुई दिखाई दे। तो एक एक करके जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए। डिफेंस स्टॉक्स में यहाँ पर खरीदारी की सलाह यहाँ पर दी गई है। एचएल, बीएल, मिधानी में निवेश की सलाह दी गई है रचित खंडेलवाल सर की तरफ से कि ये उनको डिफेंस के अंदर जो प्रधानमंत्री ने बोला है वो उनको सबसे ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं, एचएल, बीएल और मिधानी। इसके अलावा अगर अनुज सर की बात करें तो अनुज गुप्ता सर को लगा दिखाई दे रहा है मिधानी, कोचिन शिपयार्ड और बीएल और एचएल, ये जो है पसंदीदा उनके शेयर हैं डिफेंस के अंदर। इसके अलावा अगर पावर की बात करें तो उसमें उनको टाटा पावर, सुजलॉन, एनटीपीसी पसंद आ रहे हैं रचित खंडेलवाल सर को। अनुज जी को सुजलॉन, एनटीपीसी और कोल इंडिया, ये जो है उनके पसंदीदा शेयर हैं। अगर इस स्पीच के आधार पे कोई पोर्टफोलियो आप बनाना चाहें तो इन शेयरों पे नज़र रखें। रचित जी की तरफ से लंबी लिस्ट दी गई है कंजम्पशन सेक्टर को लेकर के। उनको एचयूएल पसंद आ रहा है, आईटीसी, डाबर, मैरिको, वोल्टास, हैवेल्स, वी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट जैसे शेयर अच्छे लग रहे हैं। लेकिन वहीं अगर अनुज जी की बात करें तो उनको विशाल मेगा मार्ट, डाबर, आईटीसी जो है वो अच्छे लग रहे हैं। सेमीकंडक्टर को लेकर के जो बातचीत हुई थी उसमें जो है रचित जी को पसंद आ रहे हैं टाटा एलेक्सी, मॉसचिप और डिक्सन टेक्नोलॉजी। वहीं बीएल, एचसीएल टेक और पसंद आ रहे हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी अनुज सर को। तो ये बात इसी के साथ इस खास सेगमेंट को, इस विशेष चर्चा को, आज पीएम की स्पीच थी, महत्वपूर्ण चर्चा हमारे लिए करना आपके साथ जरूरी था। अनुज सर, आज की चर्चा में आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर सर आपका? देखिए यहाँ पर हमने जो भी डिस्कस किया वो नॉलेज और अवेयरनेस के लिए। कोई भी ट्रेड लेने से पहले मार्केट के रिस्क को देखें, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।